एक जो स्टेट होती है उसके कुछ इनएविटेबल एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक टेरिटरी का होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद लोगों की एक स्पेसिफिक जो प्रोपोर्शन है उसका होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह के एलिमेंट्स जो है जो मिलके स्टेट को बनाते हैं। तो इसका मतलब हम जो है जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं, हम पाकिस्तान है। ठीक है। आप एक बैरन लैंड को कोई कंट्री नहीं कहते, उसका कोई नाम नहीं होता। जहां पे कोई आबादी ना हो उसका कोई नाम नहीं होता जी। अब 1947 से बात शुरू होती है जी, और सबसे पहली जो मिलिटेंसी है वो स्टार्ट होती है 1948 से। जब मैंने पाकिस्तान की बात की तो पाकिस्तान की जब पाकिस्तान को आजाद करवाया गया तो उस वक्त बहुत सारे लॉलीपॉप दिए गए थे। ये बहुत ही डिफिकल्ट काम था जो कि कायद ने, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको पूरा किया। कहीं पे आपको रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स थे उसका सहारा लेना पड़ा, कहीं पे लिबरल सेंटिमेंट्स का सहारा लेना पड़ा, कहीं पे नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स थे उनका सहारा लेना पड़ा। देखिए ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा, अब इसके अबाउट बेशुमार बुक्स पढ़िए। ठीक है। और इसीलिए आज तक पाकिस्तान में एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। हमें ये नहीं पता चला कि हम बेसिकली पाकिस्तानी हैं या फिर पंजाबी हैं या बलोची हैं, व्हाट्सएप। और पाकिस्तान की जो एक मेन और मुस्लिम लीग जो थी सब कॉन्टिनेंट की, उसके तो स्टेक्स थे ही नहीं। पंजाब में, सिंध में, यहाँ पे तो वो कभी भी नहीं जीती थी। आप 1937 का जो इलेक्शन था वो निकाल के देखिए, कितनी सीटें मिली थी पंजाब में। यहाँ पे यूनिस्ट पार्टी हुकूमत करती थी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली रूट्स जब आपकी एक इस तरह से हो कि वहां पे बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज हो, तो फिर आगे जाके जो मसाइल हैं वो ऐसे ही जन्म लेते हैं जैसे कि पाकिस्तान में मसाइल ने जन्म लिया। क्योंकि उस वो जो एक आपकी एक अप्रोच थी उसको भी आपने कर्व करना था, जिसके थ्रू आपने इस लैंड को डिवाइड किया। ठीक है। तो उस अप्रोच को भी किसी ना किसी तरह से आपने कर्व करना था। और इसी के नतीजे में पार्टीशन होती है जी। और आपको पता है कि तकरीबन कोई 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो कि कहा जाता है कि इसमें मारे गए, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट इसके बारे में फिगर्स हैं। ठीक है। लेकिन ये मैं जो एक बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक बैकग्राउंड था उस वक्त जब पाकिस्तान आजाद हुआ था या पाकिस्तान बना था। तो उस वक्त एक स्टेट थी कल्लात, पाकिस्तान बलूचिस्तान के हवाले से और भी स्टेट्स थी, लेकिन जो हेड करती थी तमाम स्टेट्स को वो कल्लात थी। तो कल्लात को अनेक्स किया गया। ठीक है। थ्रू मिलिट्री। कल्लात को अनेक्स किया गया थ्रू मिलिट्री। और ये किताब भी है जो उस वक्त कल्लात के गवर्नर थे या जो हेड थे। ठीक है। खान ऑफ कल्लात जिसको कहा जाता है उनकी किताब भी है इसके ऊपर। क्योंकि खान ऑफ कल्लात जो थे वो ब्रिटिश रूल में एक ऑटोनॉमी के साथ रूल करते थे अपनी स्टेट को। जब 1947 हुआ तो कल्लात को पहले तो डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिपेंडेंट। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिश ने लेफ्ट किया इंडिया को तो कल्लात डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है। और उसने कहा था कि हम ना तो इंडिया की तरफ जाएंगे और ना ही पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। लेकिन फिर किस तरह से पाकिस्तान ने उनको अपने साथ मिलाया, एक स्टोरी है जी। ठीक है। और अगर आप रोज लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं जी कि हमारे साथ धोखा हुआ था। और आप ये समझ सकते हैं कि तकरीबन 1948 में कल्लात को पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया गया। 27 मार्च 1948 को खान ऑफ कल्लात ने साइन किया था जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू पाकिस्तान, इस पेपर को साइन किया था 27 मार्च 1948 को। ठीक है। सो मैनी लोच नेशनलिस्ट बिलीव दिस एक्सेशन वाज फोर्स्ड एंड अनडेमोक्रेटिक। यानी कि बहुत सारे जो नेशनलिस्ट हैं, ब्लोच नेशनलिस्ट, वो ये समझते हैं कि ये हमारे साथ एक धोखा हुआ था और ये अनडेमोक्रेटिक मूव था। इसके अलावा जी 1948 में जब ये काम हुआ तो कुछ ट्राइब्स थे जो इस चीज से खुश नहीं थे। इवन दो जो खान ऑफ कल्लात थे उनके जो यंगर ब्रदर थे प्रिंस अब्दुल करीम, ठीक है, उन्होंने इस एक्सेशन को रिजेक्ट किया और वो अफगानिस्तान चले गए। वहां पे जाके उन्होंने एक मिलिटेंसी या ट्राइबल ग्रुप की स्पोर्ट्स के साथ एक अपना छोटा सा लश्कर बनाया, एक ग्रुप बनाया और वापस आके एक आर्म्ड रिबेलियन स्टार्ट कर दी। और जिस रीजन में उन्होंने रिबेलियन स्टार्ट की वो था जालावान रीजन, बलोचिस्तान का जालावान रीजन था। अब इसके जो एम्स थे, जो की फीचर थे इस रेबल के या इस रिबेलियन के, वो थे जी कि बलोचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश किया जाए
और पाकिस्तान के कंट्रोल से फ्री किया जाए। ठीक है। अब बेसिकली ये जो इंसर्जेंसी थी, इसको बहुत ही लिमिटेड सपोर्ट मिली थी। स्पेशली जो थोड़ी बहुत सपोर्ट थी वो मैंगल्स की तरफ से थी, जो ट्राइब है, जहरी ट्राइब्स की तरफ से थी, लेकिन वो इंटरनेशनल बैकिंग नहीं थी जी। सो हुआ यूं कि जब मिलिट्री ने रिस्पॉन्ड किया, पाकिस्तान मिलिट्री ने रिस्पॉन्ड किया, तो वहां की स्पेशली जो लेवीज हैं, जो पुलिस है, उनकी मदद से ही इसको कर्ब कर दिया गया। खैर 1949 में एक प्रॉमिस किया गया उनके साथ कि आप नीचे आ जाए। ठीक है। यानी कि उनके साथ एक कहा गया कि अगर आप सरेंडर कर देंगे तो आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट होगा। ये 1949 की बात है, क्योंकि द इंसर्जेंसी कोलैप्स विद इन अ ईयर। एक साल के अंदर अंदर वो जो इंसर्जेंसी थी, जो 1948 से स्टार्ट हुई थी, 27 मार्च 1948 के बाद, कि 27 मार्च को एक्सेशन हुई थी। ठीक है। तो तब से ये फर्स्ट हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस थी बलोचों की तरफ से या बलोचिस्तान के लोगों की तरफ से, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जो एक्सेशन थी वो एक्सेप्ट नहीं की थी। ठीक है। और फिर जो चून थी, स्पेशली पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट थी, या जो यहाँ की इस्लामाबाद की जो एक रूलिंग एलीट थी, उसकी जो टून रही है टुवर्ड्स बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट्स या टुवर्ड्स बलोचिस्तान, वो क्वाइट बिट्रेल रही है। जिसकी वजह से 1948 की इंसिडेंसी हुई, 1958 की इंसिडेंसी हुई, 1963 से ऑनवर्ड्स इंसिडेंसी हुई, 1973 से ऑनवर्ड्स इंसिडेंसी हुई, और फिर फाइनली 2004 से लेके अभी तक जो इंसिडेंसी चल रही है। तो अभी तक मैंने आपको एक इंसिडेंसी बताई जो 1948 से हुई, और मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो जो 1948 की इंसिडेंसी थी, वो बेसिकली एक रिएक्शन था वहां के लोगों का अगेंस्ट एक्सेशन टू पाकिस्तान। ठीक है। जिसको वो आज भी ये समझती है कि बेसिकली ये एक बिट्रे था हमारे साथ। क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज और बताऊं कि जो खान ऑफ कल्लार थे, उसके लीगल एडवाइजर थे कायदे आजम। और कायदे आजम ने उनको बहुत सारी उनको, ये बहुत सारी किताबों में आपको मिल जाएगा, कायदे आजम ने खान ऑफ कल्लार को ये यकीन दिलाया था कि आप एक ऑटोनॉमी इंजॉय करेंगे पाकिस्तान में। ठीक है। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद खान ऑफ कल्लार को कराची में उस तरह का प्रोटोकॉल ही नहीं दिया गया जिस तरह का एक स्टेट के हेड को प्रोटोकॉल दिया जाता है। ठीक है। तो इसकी बहुत सारी जिस तरह मैंने आपको बैकग्राउंड के साथ चीजें बताई हैं, तो कॉजेस फिर इसके आउटकम्स, डेफिनेटली वहां से ही जो एक सीड था वो बेटा बो दिया गया था, वहां से ही ये जो मसला है ये स्टार्ट था। ठीक है। हम इसको फर्दर भी इससे पीछे जाके भी देख सकते हैं, लेकिन हमने जब से पाकिस्तान बना है, क्योंकि हम इंसिडेंसीज को देख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जी 1955 में आपको पता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनने दिया गया। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनने दिया गया। उसकी रीजन ये थी, क्योंकि ये एक तो मसला ये था कि सारी की सारी मुस्लिम लीग जो थी वो तो थी उस इंडिया से थी जो कि भारत के हिस्से में चला गया था। और यहाँ पे मुस्लिम लीग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसी वजह से जो आपका फर्स्ट इलेक्शन हुआ था पंजाब में, वो भी लीग करना पड़ा था। पंजाब में जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, यहाँ पे मुस्लिम लीग वो सीटें नहीं जीत पाई। ठीक है। और वो इलेक्शन भी लीग करना पड़ा था, क्योंकि जितनी भी आपके मुस्लिम लीग के लीडर थे वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे। वो ज्यादातर उनके जो स्टेट्स थे, आपको पता है कि वो जो एक सर सैयद अहमद खान की एक तहरीक थी, नवाब मुहसिनुल मुल्क और ये वो। ठीक है। उस तहरीक के सारे ये पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है। और वहां से मोटिवेटेड होकर इन्होंने एक पाकिस्तान की तरफ लोग आए। बहुत सारे ऐसे आपको नाम मिल जाएंगे जो कि जिनका हल्का ही नहीं ये बनता था, यानी कि वो यहाँ के रहने वाले ही नहीं थे। तो आप वो सोचिए, यहाँ के रहने वाले ही नहीं थे तो उनको तो यहाँ से वोट नहीं मिले थे। यहाँ पे पंजाब में जो ज्यादातर रूल करते थे वो बेटा फ्यूडल थे, जो रूल करते थे। यूनियनिस्ट जो पार्टी थी वो फ्यूडल्स की पार्टी। आज तक हमारे यहाँ, आज तक पाकिस्तान में जो आप ये देखते हैं कि हमारे यहाँ आज तक नहीं हो पाई जो रिफॉर्म्स है लैंड्स के हवाले से, तो उसकी रीजन भी यही है कि हमने उस टाइम भी इन फ्यूडल्स को ये वादे किए थे कि हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, आपके पास जो लैंड है वो एज इट इज रहेगी। जबकि ऑन द अदर हैंड जो कांग्रेस थी उन्होंने वाजिया तौर पे ये बात की थी, ऑब्वियस उनकी ये बात थी, स्टेटमेंट थी कि जैसे ही हम पावर में आएंगे हम ये जो फ्यूडलिज्म है इसको खत्म करेंगे। सो जब 1955 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वन यूनिट पॉलिसी को अनाउंस कर दिया, जिसमें आपके सिंध पंजाब उस वक्त ये एनडब्ल्यूएफ था सरहद जिसको बोला जाता था, और बलूचिस्तान को एक यूनिट बना दिया। अब ये कोई इसलिए नहीं बनाया गया था कि यहाँ की कोई डेवलपमेंट चाह रहे थे, बल्कि जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान, उसको ओवरवेलम करना चाहता था।
क्योंकि अगर आप इस तरह से देखते थे कि बलूचिस्तान अलग, पंजाब अलग, सिंध अलग और NWFP अलग, तो इस तरह से जो उनकी आबादी थी, जो ईस्ट पाकिस्तान सूबे की आबादी थी, वो ज्यादा थी। ठीक है, और इस तरह से उनका रकबा भी ज्यादा था, इसकी वजह से रिसोर्सेज उनको ज्यादा मिलने थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली जब 1955 में इसको वन यूनिट पॉलिसी बना दिया गया, तो तब भी जो बलूचिस्तान की जो प्रोविजनल आइडेंटिटी थी, डेफिनेटली उसको तो एक तरह से कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया, जिसकी वजह से जो वहाँ के इंडिजीनियस पीपल थे, जो वहाँ के सरदार आप उनको कह लें, उनके अंदर एक जो बलोच नेशनलिस्ट की फीलिंग थी वो दोबारा से रेज होना शुरू हो गई। उनको ये लगता था कि इस तरह से डेफिनेटली उनका जो कल्चर है वो इरेज हो जाएगा, उनकी जो एक तहजीब है, एक सिविलाइजेशन है, वो खत्म हो जाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक अपनी ग्रिप थी उसको मजीद टाइट करना शुरू कर दिया था। और जब ये बातें, ये चीजें, ये एक फ्रस्ट्रेशन वहां के लोगों में पाई जाने लगी, इवन दो सिंध में भी जो सिंधु देश की बात की जाती है तभी से चलती आ रही है। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया कि वहां के लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। तो 1958 में जो रिबेलियन हुई थी वो नवाब नरोज खान ने की थी। 1958 में नवाब नरोज खान, बेसिकली ही वाज एल्डर एंड रिस्पेक्टेड ट्राइबल लीडर ऑफ जहरी ट्राइब्स। जहरी ट्राइब के ये लीडर थे। तो इन्होंने स्टार्ट किया था। और अ, जब झालावाड़ रीजन में एक रिबेलियन हुई थी 1948 में, तो उसमें भी इन्होंने एक पिवटल रोल प्ले किया था। ठीक है, तो यहाँ पे नवाब नरोज खान ने जो इस रिबेलियन को लीड किया बेटा। अच्छा पहले मुझे ये बताएं, समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? पहले ये बताएं। यस सर, समझ आ रही है। काइंडली ये जो वन यूनिट पॉलिसी आपने इंट्रोड्यूस किया था, काइंडली इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताएगा कि सर इसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं अगर जब ये चीज डिक्लेयर की जाती है। बेटा तो सबसे पहली पहली बात तो सिंपल सी यही है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बनाई ही इसलिए गई थी, जिसने मैंने आपको अभी बताया कि बांग्लादेश जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, क्योंकि वो आबादी के लिहाज से भी आपसे ज्यादा था, एरिया के लिहाज से भी आपसे ज्यादा था, और आप चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा वसाइल यहाँ पे आए। ठीक है, इसकी वजह से आपने ये एक तरह से एक मूव किया था आपने। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज थे, वो यही थे, ये जो इंसर्जेंसी आई बलूचिस्तान में, ये उसी का आउटकम था ना। क्योंकि लोग ये समझते थे कि उनका जो कल्चर है, उनकी जो वैल्यूज है, उनकी जो एक अपनी एक आइडेंटिटी है, वो इरेज हो जाएगी। ये जो रीजन था, ये पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, KPK और इसके साथ साथ बलूचिस्तान। आप मुझे बताएं, हिस्ट्री में कभी यहाँ पे ये लोग मिलके बैठे हुए थे? पंजाब अलग था, सिंध तो हमेशा से एक सूबा रहा, अलग रहा। पंजाब में कभी सिखों की हुकूमत, कभी मुगलों का यहाँ पे कैपिटल था लाहौर। ठीक है, और भी बहुत सारी यहाँ पे आपको पता है जो हिस्ट्री में हम चीजें देखते हैं, सर यहाँ पे हुकूमतें रही हैं। अच्छा फिर, यस प्लीज बोलो। जो वन यूनिट पॉलिसी है उसमें बांग्लादेश को एक अलग यूनिट कंसीडर किया गया था और बाकी जो फोर प्रोविंसेस थे उनको अलग कंसीडर किया गया था। यानी कि दो सूबे उस वक्त बन गए थे, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान, बस। तो डेफिनेटली इन्होंने कहा कि यस। हमारी तो जो आइडेंटिटी है वही आप खत्म करने के ऊपर तुले हुए हैं। अच्छा जी, आगे सुनिए बेटा। अब जो नवाब फिरोज खान ने 1958 में एक इंसर्जेंसी स्टार्ट की, वो किस चीज के अगेंस्ट थी? एक तो वन यूनिट पॉलिसी के अगेंस्ट थी, दूसरा बलूचिस्तान में जो मिलिट्री की प्रेजेंस थी उसके अगेंस्ट थी, और तीसरा जो उस वक्त लीडर्स, यानी कि जो बलूचिस्तान के बड़े लीडर्स हैं, जिस तरह मीर गौस बख्श जो इस तरह से उनका नाम था, उनको अरेस्ट किया गया, उसके अगेंस्ट थी, इन तीन चीजों के अगेंस्ट। अब हुआ यूं कि नवाब फिरोज खान पहाड़ों पे चले गए और वहां पे जाके उन्होंने गुरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दी, जो कि एक लो स्केल वॉर थी लेकिन सिंबॉलिक थी। ये फेडरल को ये बताने के लिए काफी थी कि भाई हम आपकी ये जो डोमिनेशन है इसको हम कबूल नहीं करेंगे, ये जो सेंट्रलाइजेशन है इसको हम कबूल नहीं करेंगे। अब उसको रिस्पॉन्ड किया गया पाकिस्तान आर्मी से। ठीक है, और तकरीबन 9 मई 1959 में, मई 1959 में उनसे प्रॉमिस किया गया कि आप सेफ नीचे आ जाएं, सरेंडर करें, तो उसके बाद आपके साथ किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया, वो नीचे आ गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन फिर हुआ क्या कि 150 मैन थे जी नवाब फिरोज खान के साथ, उन सबको अरेस्ट किया गया।
फिर नवाब साहब की जो अपनी डेथ थी वो 1964 में हुई और जेल में हुई, और उनके 7 बेटों को और तकरीबन कोई उनके जितने भी क्लोज रिलेटिव थे सबको हैदराबाद जेल में हैंग किया गया, सबको। ठीक है, तो ये सरेंडर नहीं था बल्कि एक बिट्रेल था, और इस बिट्रेल की कहानियां आज तक आपको सुनाई जाती। ठीक है, ये वही बिट्रेल था जो कि उस वक्त अयूब खान ने किया था। और 1948 से जो सीड, जो एक डिस्ट्रस्ट था बलोचिस्तान के लोगों में और फेडरल के बिटवीन, वो मजीद वाइड होता जा रहा था। ठीक है, ये 1948 से 1947 से लेके जब से उसको आपने एक्सेशन किया बलूचिस्तान को, तो ये कभी भी एक ऐसा मसला नहीं रहा कि जो कि मिलिट्री की मदद से हल किया जा सके। ये एक पॉलिटिकल इशू था जिसको आपने मिलिटराइज किया। तो नवाब फिरोज खान became a symbol of Baloch resistance and betrayal by the state. तो मिसट्रस्ट बिटवीन बलूचिस्तान एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट वो डिपेंड हो गई है चीज। सो नेक्स्ट जो इंसर्जेंसी थी, इसके बाद जो इंसर्जेंसी थी ये 1958 से लेके तकरीबन 1959 एक साल तक तकरीबन ये रही। फिर जो इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई थी वो 1963 से स्टार्ट हुई, 1963 से लेके ये तकरीबन 69 तक चली गई जो नेक्स्ट इंसर्जेंसी। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1958 में जब जनरल अयूब खान ने सेंट्रलाइजेशन को परस्यू किया, तो डेफिनेटली उसमें क्या हो रहा था कि जो सूबे थे वो बहुत ज्यादा जो स्पेशली मार्जिनलाइज सूबे थे, जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें ना, पंजाब हमेशा से डेवलप रहा। ठीक है, आज भी अगर आप किसी इंटेलेक्चुअल से बात करेंगे तो आपको ये बताएगा कि जब आप 18th अमेंडमेंट के ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये एक बात आपको बताई जाएगी कि पंजाब तो पहले से डेवलप था, पंजाब के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, पंजाब के पास मैन पावर थी, ह्यूमन रिसोर्स पंजाब का डेवलप था। क्या बाकी तीनों सूबों का भी डेवलप था? नहीं था। हालांकि आपने 18 अमेंडमेंट तो 2010 में आगे की है, बट जब आप इतनी पुरानी बात करेंगे कि 1958 में, तब तो पंजाब तब भी इन तमाम सूबों से ज्यादा डेवलप था। उसकी रीजन आपको मैंने बताया कि जितनी भी जो एम्पायर रही है, तो लाहौर उनका कैपिटल था। मुगल एम्पायर का भी एक टाइम पे लाहौर कैपिटल था। सो जो बलोचिस्तान था वो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप था, और पॉलिटिकली उसको साइड लाइन किया जा रहा था क्योंकि सेंट्रलाइजेशन की जो पॉलिसीज थी वो एग्रेसिवली परस्यू की जा रही थी। ठीक है, स्पेशली जो नेचुरल गैस थी उसको सुई से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था, और पंजाब और कराची में लाके लोकल्स को बेनिफिट मिलता था, लेकिन वहां के रहने वाले जो लोग थे उनको उसका कोई बेनिफिट नहीं था जी। और जो वन यूनिट पॉलिसी थी जो कि तकरीबन 1955 से लेके 1970 तक रही, उसमें तो बलोचिस्तान का जो एक प्रोविजनल स्टेटस था वो भी खत्म हो गया। तो इस चीज ने उनकी जो नाराजगी थी उसको और ज्यादा बढ़ाया। 1963 में शेर मोहम्मद मरी, ये एक मार्क्सिस्ट थे, इन्होंने गुरिल्ला वॉर स्टार्ट की। ये बेसिकली लीडर थे, मरी ट्राइब के। इन्होंने इस इंसर्जेंसी को लीड किया, और ही वाज सपोर्टेड बाय अदर लेफ्ट विंग लोच नेशनलिस्ट हु आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोबल लिबरेशन। यानी कि उस टाइम पे क्यूबा, वियतनाम, अल्जीरिया, यहाँ पे मसाइल चल रहे थे, और ये कंट्रीज जो थी ये लड़ रही थी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, सो ये जो इंसर्जेंसी जो स्टार्ट हुई 1963 में, जिसमें मरी और मुक्ति ट्राइब दोनों ने मिलके इस चीज को लीड किया, ये खत्म हुई 1969 में, जब आपकी जो अयूब साहब थे उनकी हुकूमत खत्म हुई और यहिया साहब ने कंट्री को कंट्रोल अपने हाथ में लिया। तो उन्होंने वन यूनिट पॉलिसी को खत्म कर दिया। जब वन यूनिट पॉलिसी को उन्होंने खत्म कर दिया तो डेफिनेटली इनकी जो डिमांड्स थी वो पूरी हो गई। ठीक है, जो इनकी बड़ी डिमांड यही थी ना कि हमारी जो आइडेंटिटी है उसको रिस्टोर किया जाए। तो जब वन यूनिट पॉलिसी को खत्म कर दिया तो डेफिनेटली उन्होंने क्या किया, अ, अपनी जो एक वो पहाड़ों पे थे वो वापस आ गए और एक आप जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। अब इसके दरमियान ये 1963 से लेके 1969 के दरमियान जो बलोच इंसर्जेंट्स थे उन्होंने बहुत सारी चीजें सीख चुकी थी। यानी कि उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटजी सीख ली थी। वो क्या करते थे, एक एक वर्ड यूज होता है, फ्रेज हिट एंड रन अटैक्स, कि हिट करना और उसके बाद भाग जाना, रियासती मशीनरी को सबुटैच कर लेना। ठीक है, मिलिट्री के कॉन्वेज के ऊपर अटैक करना। तो इस तरह की और भी गुरिल्ला वार की जो टैक्टिक्स थी ये सारी की सारी वो सीख सीख चुके थे। फिर कैसे एयर जो आर्टलरीज है उनका इस्तेमाल कैसे करना, ठीक है, ये तमाम चीजें वो सीख चुके थे उस वक्त। और फिर इस चीज को मजीद एक्सरवेट किया भुट्टो साहब ने। जो नेक्स्ट, अब देखिए ना, अभी तक जितनी भी इंसर्जेंसी हमने देखी
वो सारी की सारी एक ऐसे दौर में हुई जब डिक्टेटर रूल कर रहे थे, ठीक है। और जो भुट्टो साहब के दौर में इंसिडेंसी हुई, उसमें चीजों, यानी कि इस मिसट्रस्ट को और ज्यादा डीप कर दिया, और ज्यादा बढ़ा दिया उसको। अब उसमें हुआ क्या जी, भुट्टो साहब की इंसिडेंसी, आपको पता है 1973 में जो भुट्टो साहब थे वो पावर में आए, और उस वक्त जो बलोचिस्तान में हुकूमत थी वो नैप की थी, नेशनल अवामी पार्टी। और उन्होंने JUIF, जो कि उस वक्त आज फजल रहमान साहब के वालिद साहब थे, उनके साथ मिलके बलोचिस्तान में हुकूमत बनाई थी, नैप ने और JUIF। अब हुआ यूं जी कि उनकी कुछ डिमांड्स थी बलोच लोगों की। एक तो वो ऑटोनॉमी चाहते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि उस वक्त कि वो अपने आप को आजाद करवाना चाहते थे पाकिस्तान से, नहीं। वो ऑटोनॉमी वो चाहते थे जो कि 2010 में दी गई, ठीक है। वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल चाहते थे। वो प्रिजर्वेशन चाहते थे, जो उनकी एक बलोच आइडेंटिटी है, कल्चर है उसका। और वो ये भी चाहते थे कि जो पॉलिटिकल रिकॉग्निशन है वो भी उनको दी जाए। इवन दो 1973 में जो एक कॉन्स्टिट्यूशन पे दिया गया, उसमें बहुत सारी चीजें दी भी गई बलोचिस्तान को, लेकिन फिर भी वो बहुत कम थी कंपैरेटिवली एक फेडरल स्टेट के लिए। देखिए ना, एक ऐसी स्टेट जिसके ये जो चार हिस्से थे, आपको पता है ईस्ट पाकिस्तान तो अलग हो गया 1971 में, ठीक है। अब इसके सिर्फ ये चार हिस्से रह गए थे, और हिस्टोरिकली ये चार हिस्से कभी भी साथ में नहीं रहे, और सबकी आइडेंटिटी भी मुख्तलिफ अलग अलग थी। तो इसके लिए तो जो बेहतरीन मॉडल था वो फेडरल मॉडल था, और बेहतरीन जो सिस्टम था वो बेटा डेमोक्रेसी थी इसके लिए। लेकिन हमारे यहाँ हुआ क्या कि जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में शाहिद अजीज, KK अजीज साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि वो एक बहुत बड़े अथॉरिटेरियन थे, जो चाहते थे कि तमाम सूबे उनके कंट्रोल में, इवन दो जो सूबों के रिसोर्सेज हैं वो भी उनके कंट्रोल में। तो भुट्टो साहब ने क्या किया, भुट्टो साहब ने सूबे में नैब की जो गवर्नमेंट थी, नेशनल अवामी पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, उसको खत्म किया, और जनाब वहां पे उन्होंने गवर्नर राज लगा दिया। उसके पीछे बेस क्या बनाई, डेफिनेटली जब भी कोई काम किया जाता है कोई ना कोई एक बेस भी बनाई जाती है। उन्होंने कहा जी कि नैब जो है वो पाकिस्तान, यानी कि बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहती है। उन्होंने ये उनके ऊपर इल्जाम लगाया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 1975 या 76 में नैब को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर दिया था, जबकि इसके किसी किस्म के कोई भी ऑथेंटिक एविडेंस नहीं मिलते। इस चीज को एक्सेसिवली लेके चला गया, क्योंकि उस वक्त इराक की एम्बेसी में कुछ एमिनेशन मिले गए, यानी कि वेपन्स मिले थे। और कहा जाता है कि इराक जो था, क्योंकि उस वक्त वो सोवियत ब्लॉक में था, तो वो वेपन सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न पावर्स को डिसमेंटल करने के लिए थे। लेकिन फिर भी नैब के ऊपर जो भुट्टो साहब के इल्जाम थे वो साबित नहीं हुए। तो ये तमाम चीजें, यानी कि उस वक्त फिर एक इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई भुट्टो साहब के दौर में, और वहां पे जो मिलिट्री की प्रिजन्स को मजीद बढ़ा दिया भुट्टो साहब ने, कैंटोनमेंट मजीद बढ़ाए गए वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से जब ये नेशनलिस्ट एक इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई, तो उस वक्त कहा जाता है कि तकरीबन 55,000 बलोच गुरिल्ला फाइटर्स जो डिफरेंट ट्राइब्स से थे, उन्होंने इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट लड़ना शुरू कर दिया। ये जो फेडरल की तरफ से रेजिस्टेंस थी इसके अगेंस्ट लड़ना शुरू। तो जो हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, तो जैसे ही मीटिंग एंड हो तो आपने फौरन से ज्वाइन करना है, ताकि हम फिर यही से स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी चीज की नहीं समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी चीज की यहाँ तक नहीं समझ आई हो आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये अब यहाँ पे अगर हम अंडरस्टैंडिंग लेना, तो अगर डीप टाइप करें तो एक एक इंसर्जेंसी में हमारा 2-2 घंटे निकल सकते हैं।